नमस्कार दर्शकों, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है प्रसव पूर्व देखभाल और योग। आज हम जानेंगे कि कैसे प्रेगनेंसी के दौरान हम देखभाल कर सकते हैं और योग कितना बेनिफिशियल होता है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नंदिनी, मेडिकल ऑफिसर, योगा, नेचुरोपैथी, आयुष हॉस्पिटल। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि एंटीनेंटल जो भी हम बात कर रहे हैं अभी, इसके बारे में बताइए कि ये टॉपिक क्या होता है। एंटीनेटल केयर या जी मतलब प्रीनेटल केयर जिसे बोलते हैं, ये एक ऐसा केयर है जो प्रेगनेंसी के दौरान हर महिलाओं को मिलता है। ये एंटीनेटल केयर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब जब हर महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी पीरियड बहुत ही लकी या बहुत ही खुश में माना जाता है। लड़कियां बहुत ही खुश फील करती हैं या उससे सराउंडेड जो भी है उन लोग भी बहुत खुश होते हैं कि एक लड़की जब महिला फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है या सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होती है। तो ये इस दौरान प्रेगनेंसी जब वो डिक्लेयर हो जाता है, उस पीरियड से लेके इवन डिलीवरी के तक का जो भी पीरियड होता है, उसके दौरान जो भी उनको केयर मिला जाता है, भले वो मेडिकल केयर हो जो हॉस्पिटल्स के थ्रू मिलता है या मतलब ANM के थ्रू जो मिल रहा है या घर में भी जो मिल रहा है, वो सारे केयर को हम एंटीनेटल केयर के नाम में बोलते हैं। ये केयर में जो भी प्यार भी मिल सकता है या मतलब मेडिकल चेकअप्स के थ्रू जो भी अवेलेबिलिटी है वो होता है, या क्या फूड इनटेक कैसा करना चाहिए, कैसा सोना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, स्लीप पैटर्न कैसा होना चाहिए, मेडिसिन का इनटेक सही है कि नहीं, कितना स्क्रीनिंग या फिजिकल में क्या क्या चेंजेस होता है, ये सारे केयर जो एक मदर को हम देते हैं उसी को हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। जी हाँ, ज़रूर। और एक प्रश्न है हमारे पास कि अभी हमने जैसे एंटीनेटल केयर की बात की, तो एंटीनेटल केयर और प्रीनेटल केयर ये दोनों में क्या अंतर है, ये दोनं का डिफरेंस क्या है? एंटीनेटल केयर या पोस्टनेटल केयर के बीच में एक्चुअली क्या डिफरेंस है। एंटीनेटल केयर होता है जब से एक महिला प्रेग्नेंट होके डिक्लेयर होता है, डायग्नोज होता है कि वो प्रेग्नेंट है, तब से लेके डिलीवरी होने तक, सब डिलीवरी होने तक का जो केयर होता है कंप्लीट 9 मंथ्स या 40 वीक्स का या 38 वीक्स का, उसे हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। पोस्टनेटल केयर वो होता है जो हम लोग बच्चा डिलीवरी होने के बाद जो भी केयर एक मदर को मिलना चाहिए, उसे कहते हैं हम पोस्टनेटल केयर। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि एंटीनेटल केयर में हमने एक मदर को अच्छे से केयर किया और पोस्टनेटल केयर में या होम डिलीवरी, बहुत सारे जगह में ऐसा हो जाता है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं हो पाता है, तो हम होम डिलीवरी करवाते हैं। अगर करते भी हैं तो बच्चे को या माँ को उतने केयर नहीं मिलते। ये एक गलत पॉइंट है, क्योंकि पोस्ट केयर भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितने अमाउंट ऑफ अच्छे से न्यूट्रिशन इनटेक होना चाहिए, ताकि वो जो मिल्क प्रोडक्शन होता है या मतलब हार्मोन सिक्रीशन होता है जिसकी वजह से उनको मिल्क प्रोडक्शन होना चाहिए, वो सही तरीके से मदर को मिले, मतलब मदर से बच्चे को मिले, सही पोषण का आहार मदर भी पोस्ट रिकवरी ले। और अभी एक जो पीरियड होता है इसमें एक माँ फिर से रीबर्थ लेती है जी, तो ये रीबर्थ के बाद कितना पोषण के सारे सही सलामत की पोषण खाने में ले रही है, या मतलब अपने बॉडी को फिर से रिकवरी करने के लिए कितना मतलब मेहनत ले रही है, क्या क्या करना चाहिए। इवन दी स्टिचेस अभी जो लगते हैं वो स्टिचेस को रिकवर करने के लिए, और इवन मिल्क प्रोडक्शन को अच्छा से ध्यान रखने के लिए, बच्चे के ग्रोथ के लिए भी। बहुत सारे बच्चे अंडर वेट होता है, ये नॉर्मल वेट भी अगर होता है 2.5 kg एकदम एक बच्चा का नॉर्मल वेट है, तो वो वेट से आगे बढ़ाने के लिए हर मंथ के लिए सबको भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं एंटीनेटल केयर में अच्छे से केयर कर देते हैं, फिर पोस्टनेटल क्या हो जाता है, बहुत सारे टाइम में ऐसा हो जाता है पोस्टनेटल डिप्रेशन भी हो जाता है। तो ये बहुत कॉमनली देखा जा रहा है वुमेन पे। सो ये सब भी केयर आके इम्पोर्टेंट है। सो एज ए एंटीनेटल जो जब से प्रेग्नेंट होती है तब से डिलीवरी तक, और पोस्टनेटल डिलीवरी से लेके बच्चे जब 6 मंथ तक हो जाते हैं, ये एक क्रूशियल पीरियड होता है जो मैटरनिटी मदर्स के लिए। तो वो तक जो 6 मंथ हो जाता है उसे कहते हैं पोस्टनेटल केयर जी। तो हमने ये दोनों के बारे में बात किया। अभी योगा जो है उसका कितना महत्व है एंटीनेटल केयर में?
हाँ, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, अभी हम प्रेगनेंसी के दौरान क्या भी जो भी हम लोग जो योगा का रूप क्या है या रोल क्या है, क्या महत्व क्या है, वो जानेंगे। कि जैसे कि योगा एक ऐसा विषय है जो ओवरऑल हर एक जीवन शैली है, ये कोई टेक्निक नहीं है या मतलब ये कोई जादू नहीं है, एक जीवन शैली है। हर जन को इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये योग में योग को हम प्रेगनेंसी के दौरान या इसमें क्यों फ्लेक्स करें कि बहुत सारे लोग आजकल प्रेगनेंसी को एक पैथोलॉजिकल कंडीशन, मतलब एक डिजीज कंडीशन, हम प्रेग्नेंट है, हर बार एक रीज़न बना देते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे एक बीमार, ये फीमेल को मेंटली एक सोच आ जाता है। प्रेगनेंसी आके एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो भी चेंजेस होता है, जैसे कि अब्डोमेन बल्ज हो जाना, मूड स्विंग हो जाना, ये सब जो छोटे छोटे चीज होते हैं उसे कहते हैं हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो ये एक नॉर्मल चेंजेस है जिसे हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज प्रेगनेंसी को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया है। बट उसे पैथोलॉजी की तरह या ये डिजीज बेस की तरह ना ले, क्योंकि बहुत सारे लोग 5th मंथ के बाद या 6th मंथ के बाद थोड़ा सा आगे भी पैर भी कदम रखने बोलते हैं, वॉकिंग करने बोलते हैं, तो बोलते हैं कि प्रेग्नेंट है, हम चल नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते, या हमें बहुत दिक्कत होता है। कॉम्प्लिकेशन तो हमेशा हर चीज में है, बट व्हेन इट इज वी एक्सेप्ट इट एज अ फिजियोलॉजिकल चेंज तो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो योगा में क्या है, एक महिला को सबसे पहले तो जो सोच में जो परिवर्तन लाना है वो एज एक लाते हैं कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस है और मुझे ये अभी 38 वीक्स टू 40 वीक्स तक एक्सेप्ट करना है, हैप्पीली आई एम गोइंग टू डिलीवर अ बेबी। और नेक्स्ट क्या है, मेंटल लेवल में बहुत सारी इरिटेशंस, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन लगना, बहुत जगह में डिप्रेशन भी लगना, तो ये सबको ओवरऑल डेवलप करने में हेल्प करता है। जी हाँ, जी हाँ। नेक्स्ट है जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में, बहुत सारे लोग जैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लग जाते हैं, बॉडी भी स्टिफ बहुत हो जाता है, साथ ही साथ में बहुत सारी चीज हम नहीं कर पाते, तो बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटीज, इवन बहुत दूर थोड़ी देर भी चलने पे यहाँ पे सांस फूलता है, ये एक बहुत कॉमनली हमने देखा है, ये मतलब देखते हैं सभी। तो वो चीज भी हम नोटिस करते हैं कि जैसा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में क्या होता है कि सारे काम को इजीली कर सकते हैं, उनको थोड़ा बिल्कुल दिक्कत नहीं होता है, और सांस लेने में दिक्कत नहीं होता। तो ब्रीदिंग कैपेसिटी ऑफ ब्रीदिंग या लंग कैपेसिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। और स्पेशली जो डिलीवरी के टाइम पे क्या हो जाता है, ये लेबर पेन जो है बहुत जन को 12 आवर्स के लिए भी होता है, मतलब एक दिन अगर पेन शुरुआत होता है तो वो नेक्स्ट डे तक भी होता है, तो वो पेन इंड्यूस का जो टाइम होता है ना, वो ड्यूरेशन कम कर देता है। मतलब बहुत टाइम तक पेन नहीं होता है, कम टाइम में ही हो जाता है। इवन पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बहुत ज़्यादा योगा बेनिफिटेड है। इस तरह बहुत रूप में, मतलब नॉट ओनली इन ए सिंगल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत सारे लोग कभी कभी डिटैच फील करते हैं, लो फील करते हैं, उसमें भी योगा हमारा ओवरऑल बहुत मदद करता है। जी हाँ, जैसे हम बात कर रहे हैं योगा हर स्टेज में बहुत हेल्पफुल होता है, इफेक्टिव होता है, तो कौन से टाइप के ऐसे योगासन हैं जो अर्ली स्टेज में स्टार्ट करनी चाहिए या फिर हमें स्टार्ट करनी चाहिए, कोई भी स्टेज हो? हाँ, इनिशियली अगर देखिए अगर पहले से आप लोग योगा करते हैं तो बहुत अच्छा है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट पहले जो योगासन करते थे और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर या प्रेगनेंसी के दौरान जो भी आसन करेंगे उसमें बहुत फर्क है। बहुत सारी चीज़ों को आप स्किप करना चाहिए। तो ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी पीरियड जो हो जाता है वो आसन अगर हम फोकस करते हैं, जिसमें आगे स्ट्रेचिंग, साइड स्ट्रेचिंग, क्योंकि हमें रिलैक्स, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेचिंग मदद कर देता है, क्योंकि जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के साथ साथ मैंने जैसे बोला कि उसमें थोड़ा सा स्टिफनेस रहता है, मॉर्निंग स्टिफनेस काफ़ी रहता है, वैसे प्रैक्टिसेस। फिर जैसे कि हम लोग अगर बोलते हैं कि कोई योगा क्लासेस अटेंड भी नहीं कर पाते हैं तो उनको बोलते हैं कि नीचे बैठ के आप पोछा लगा दीजिए, भले बकेट मत उठाइए पर नीचे बैठ के पोछा लगा दीजिए। फिर स्क्वाटिंग पोस्चर, बटरफ्लाई पोस्चर्स जो है, ये सब पोस्चर्स है। फिर जिसमें हम पैर को थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं, ये पेल्विक मसल जो है हमारे, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। सिर्फ बहुत सारे मसल्स हमारी लूजन हो जाती है, वीकन हो जाती है, उतने हम डाइट लेने पर भी उतना ओवरलैप नहीं हो पाते, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी जैसे कुछ आसन है, जैसे कि
बटरफ्लाई हो गया, या मतलब नीचे बैठ के जो भी आसन हो गया, पर्वत आसन, ये सब आसन हमारे लिए बहुत अच्छा है। सेतु बंधासन जो आते हैं है हमारे आसन, जो हमारे पेल्विक फ्लोर को पूरा सपोर्ट करता है। अच्छा। और नॉर्मल डिलीवरी करने में, जैसे जिसे हम वेजाइनल डिलीवरी भी करते हैं कहते हैं, उसको भी हमारे लिए बहुत मदद करता है। जी हाँ, तो ये कौन से स्टेज से स्टार्ट करना होगा? जैसे पहले से जो कर रहा है वो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इनिशियली कब से स्टार्ट करना होगा? जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, इनिशियल डेज में क्या होता है, बहुत सारे मॉर्निंग सिकनेस होते हैं, जैसे कि वोमिट होना, चक्कर आना, वो स्टेज में ना करके वो स्टेज में ब्रीदिंग कर सकते हैं। जितना ब्रीदिंग करते हैं, इरिटेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, वो कंट्रोल हो जाता है। अच्छा। पोस्ट 12 वीक्स, 12 वीक्स के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रेचिंग आसन विद ब्रीदिंग कर सकते हैं, विच विल बी वेरी मच हेल्पफुल। उसके बाद 12 वीक्स के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एवरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अपने जो आसन्स है और ब्रीदिंग टेक्निक्स है वो बदल जाता है। अच्छा। तो वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आप थोड़ा थोड़ा करके एक्सटेंड करके जा सकते हैं। जी जी जी। और जितना हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक टाइम पे ही करना है, आप मॉर्निंग इवनिंग दोनों की, बिकॉज अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो फिर एक पॉजिटिविटी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम कर सकते हैं या 1 टाइम ही कर सकते हैं। बहुत स्ट्रेन करके नहीं करना बेटर है। जितना हो सकता है अपने कैपेसिटी के अनुसार। सी हर यूजुअली व्हेन जब आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपके पास वाले ज़्यादा करते तो आपको लगता होगा कि मैं कम कर रहा हूँ या मेरा फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा नहीं। आप सबका एक कैपेसिटी होता है, वो कैपेसिटी के अनुसार थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता है, फिर डेज के अनुसार वो एक्सटेंशन कर सकते हैं। यूजुअली हम जब ये प्रेग्नेंट लेडी में योगा कराते हैं तो फिर ज़्यादा हैवी खिला के तो नहीं कराते, एटलीस्ट 2 घंटा का ब्रेक के बाद ही करने बोलते हैं, या खाना खाने का पहले ही जितना हो सकता है उसको फिर हम सजेस्ट करते हैं। तो स्ट्रेचिंग आसन जो भी होता है, साइड स्ट्रेचिंग हो गया, या मतलब नीचे बैठ के जो हो गया, स्क्वाटिंग पोजीशन हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ये सब प्रैक्टिसेस आपको बहुत मदद देता है ताकि आपका पेन जो इंड्यूस होता है वो भी कम हो, ताकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमारा जो टारगेट होता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी हो, सी सेक्शन को थोड़ा सा अवॉइड करें, यही टारगेट हम फोकस करते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं। और जितना पेन वुमेन से मतलब वुमेन को झेलना पड़ता है, ये मतलब होता है, उसको वो थोड़ा सा कम कर दे। और इवन पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब इजी गोइंग, वो चीज को हाईलाइट करने के लिए हम योगा सजेस्ट करते हैं। जी, तो ये तो हो गई फिजिकल फिटनेस और फिजिकल बेनिफिट्स की बात की। योगा करने से आप कैसे नेचुरल डिलीवरी के लिए तैयार भी होते हैं, पेल्विक मसल स्ट्रांग होते हैं। तो इसके अलावा आपने जैसे कहा कि बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, तो इनके लिए मेंटल हेल्थ के लिए कैसे योगा आसन होते हैं या फिर मेडिटेशन काइंड ऑफ, ये क्या होते हैं, इसके बारे में जो मेंटल हेल्थ है वो हर जगह इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली प्रेगनेंसी में, क्योंकि मतलब दो इट इज़ अ गुड न्यूज़, बट स्टिल कहीं ना कहीं हम बहुत डिटैच फील करना, इरिटेशन होना, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होना, हर चिड़चिड़ापन लगना, ये सब बहुत ज़्यादा हाई पीक में होता है। बट इनिशियली ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी नहीं रहता है, अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में ही ज़्यादा पाते हैं। तो इसलिए जितना हो सकता है ब्रीदिंग से, ब्रीदिंग ऐसा एक चीज़ है, जितना हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जो करते हैं, स्पेशली अनुलोम विलोम प्रैक्टिसेस, भ्रामरी प्रैक्टिसेस हो गया, या मतलब एब्डोमेन ब्रीदिंग हो गया, या थोरैसिक ब्रीदिंग हो गया, वो प्रैक्टिसेस में क्या है, हमारे जो माइंड में जितना विचार, जो थॉट जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, उसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है। और हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल चेंजेस जो भी होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसको कंट्रोल करने में भी योगासन, मतलब बैलेंस करने में, स्पेशली बैलेंस करने में योगासन बहुत ही मदद करता है। जी हाँ। तो मेंटल हेल्थ में क्या होता है, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, ये मतलब ये टेस्ट करना चाहिए, ये कैसा होगा, कैसा रिजल्ट आएगा, तो ये जो थॉट हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें योगासन और आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, माइंड को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि ये जो पीरियड है इसमें हमेशा हम भी सुने होंगे, जो माँ थिंक करती है या जो माँ सोचती है, जैसा माँ का बिहेवियर होता है, वो सेम इम्पैक्ट बच्चे पे जाता है। जैसे कि हम गुस्से करते हैं या मतलब चिड़चिड़ापन रहते हैं, उसका सब कुछ जो लर्निंग स्टेज होता है वो बच्चे पे हमेशा जाता है। तो ये पीरियड ऐसा इसीलिए होता है कि इसे इतना केयर, भले वो आपके पेरेंटल केयर हो या मैटरनल केयर हो, या मतलब कहीं से भी वो केयर इतना इसलिए मिलता है कि जो भी वो बच्चे असर होता है मदर को, सेम असर बच्चे पे जाता है। तो बच्चे का ग्रोथ उस टाइम के लिए
बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। तो स्ट्रेस जो असर जो इम्पैक्ट उनकी मदर पे या प्रेग्नेंट वुमन पे होता है वो सेम इम्पैक्ट आके बच्चे पे भी जाएगा। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए हम माइंड को काम डाउन करना टेक्निक्स, इवन मेडिटेटिव टेक्निक्स या स्लीप टेक्निक्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आना, वैसे टेक्निक्स, और खास करके रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो वो होते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, इंटरमीडिएट टाइम के लिए भी होते हैं, वो भी सिखाते हैं। जैसे कि हमने भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात किया प्रेगनेंसी, तो मैं एक छोटा सा डेमो दिखाना चाहूंगी जैसे ब्रीदिंग टेक्निक के लिए। थोरैसिक ब्रीदिंग इसे कहते हैं। जैसे कि छाती में हमने हाथ रखा, आंख बंद कर लिए और लंबी गहरी सांस लेके सांस छोड़ना है। जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस ना हो, सांस लेने या छोड़ने का आवाज नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से ये एक सिंपल डेमो था। तो ये जब डेमो प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम ब्रीथ पे ही कंसंट्रेट करें। बहुत टाइम क्या हो जाता है कि हम ये प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर हम सोचते हैं कि घर वाले क्या कर रहे होंगे या किचन में क्या रख के मैंने आ गया या आसपास में क्या आवाज आ रहा है, टीवी में क्या चल रहा है। तो थ्रू आउट द प्रैक्टिस व्हेन आवर आईज आर क्लोज्ड, तो फोकस ये होना चाहिए कि आप ब्रीथ करते हो या ब्रीथ छोड़ते हो, तो फुल फोकस आपके ब्रीदिंग या प्रैक्टिस पे हो। इसीलिए बोलते हैं कि अवेयरनेस को लेके आइए। जब अवेयरनेस को आप मतलब फोकस होके करते हैं, डिटैच नहीं होने देते हैं या वहाँ भटकने नहीं देते हैं, तो क्या है आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होता है, मेमोरी लेवल भी अच्छा होता है, ढूंढने नहीं लग जाते हैं या मतलब आप परेशान नहीं हो जाते कि मैंने कुछ किया कि क्या हुआ। तो एकाग्रत लेके आते हैं, माइंड को एकदम कॉन्सेंट्रेट पॉइंटेड लेके आते हैं। उसमें क्या होता है आप और थोड़ा सा मतलब अलर्ट रहते हो। ये सब क्वालिटी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो है आपको बिल्डअप हो जाएगा। बहुत टाइम में ऐसा हो जाता है प्रेगनेंसी में मेडिसिन ले लेते हैं, फिर हम भूल जाते हैं सच में आज हमने मेडिसिन लिया है कि नहीं। ये छोटे छोटे चीज भी आके डेली रूटीन में हमें कभी कभी हार्म कर देता है। तो फिर रिपोर्ट कहाँ रख दिया है। एक प्रॉपरली चलने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए ब्रीदिंग टेक्निक्स जितने हैं मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जी, जैसे आपने अभी बताया एक ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में, तो ये कितने टाइम करना चाहिए एक दिन में? 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, इसका कुछ पर्टिकुलर टाइम है? जैसे कि एवरी अगर आप घर पे है, आपके पास इनफ ऑफ टाइम है, तो आप एवरी 10 मिनट्स में भी कर सकती है। इवन अगर खाना खाते हैं आपके पास इमीडिएटली तो आप कुछ करने वाले नहीं है खाना खाने के बाद, तो 20 हाफ एन आवर के बाद भी आप छाती पे हाथ रख के इमीडिएटली आप वो प्रैक्टिस को कर सकते हैं। एनी टाइम इज पॉसिबल। बट अगर आप योगा, फुल योगा एक टेक्निक अगर आप 20 करना चाहते हैं, आप उसके लिए समय निकालना चाहते हैं, तो बेटर है सुबह या शाम। दिस इज विल बी द बेटर टाइम, स्पेशली मॉर्निंग 6 to 7 या 7 to 8 एनी टाइम, और शाम को 4 to 5, 5 to 6, दिस इज ये टाइम में आप कर सकते हैं ये प्रैक्टिस को थ्रू आउट द प्रैक्टिस, जिसमें आपके आसन हो गए, प्राणायाम हो गए, रिलैक्सेशन टेक्निक हो गए, मेडिटेटिव टेक्निक्स हो गए, सब टेक्निक्स आपने ऐड कर लिया। जो प्रैक्टिस मैंने अभी आपको डेमो दिखाया जैसे थोरैसिक ब्रीदिंग के बारे में, ये आप लेट के भी कर सकते हैं। बहुत सारे टाइम में क्या होता है नींद नहीं आता है, तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए आप हाथ छाती में हाथ रख के या पेट में हाथ रख के भी आप ये को कर सकते हैं। जब लंबी गहरी सांस लेके सांस छोड़ना है, और जब भी ये प्रैक्टिस करते हैं तो पूरे ध्यान अपने प्रैक्टिस पे लाइए इंस्टेड ऑफ एनी अदर एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये चीज का ध्यान दें। जी, तो हम जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एंटीनेटल केयर की, तो हमने देखा है कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पीरियड बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे पैर फूल जाना और बहुत सारी इरिटेशंस भी होती है। तो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी को सही से पहुंच रहा है या नहीं, और ब्रीदिंग में भी क्योंकि वेट गेन होते रहता है ग्रेजुअली, तो ये इन दोनों को कैसे मेंटेन किया जा सकता है? योगासन या फिर कोई ब्रीदिंग टेक्निक अभी जैसे आपने बताया, तो इसके लिए और क्या आप कहना चाहेंगे? जी, ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो हार्मोनल चेंजेस होता है वो तो हमेशा होता है, साथ ही साथ ही फिजिकल चेंजेस भी होता है। बट सी इट इज नॉट ओनली द वर्क ऑफ अ बॉडी, मतलब ये बॉडी का काम नहीं है कि सारा काम वो करे। हमेशा एक सिम्टम होता है ना, वो सोचिए आपको हेडेक होता है तो हमारा बॉडी कोई एक सिम्टम दिखाता है, मतलब एक अलर्ट साइन दे रहा है। हेडेक का एक अलर्ट साइन, एक सिम्टम इज एन अलर्ट साइन कोई भी बीमारी के लिए, तो आपको उसको सुधारना चाहिए। तो ये जो भी चेंजेस आप हो रहा है, एक तो आप पहले एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो हो रहा है आप वी आर हैप्पी फॉर इट, एंड द अदर थिंग इज ये चेंजेस के साथ साथ आपको भी इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, इम्प्रोवाइजिंग कि बहुत लॉन्ग थोड़ा सा वॉकिंग कर लिए,
सिंपल वॉकिंग, वो लॉन्ग वॉक में ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपने शुरू कर दिया, यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आपने 10 मिनट्स चले, वहां से वापस आया तो 10 + 10 20 वैसे ही वॉकिंग कर लिया, फिर हाथ का स्ट्रेचिंग कर लिया, थोड़ा सा कमर को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस सीख लिए। तो इस तरह चीज़ों को डेवलप करना आपका होल सर्कुलेशन के लिए थ्रू आउट बेटर है। इवन नॉट ऑनली, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सर्कुलेशन के लिए सब ब्रीदिंग ही हेल्पफुल होगा, आसन भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। अच्छा। जिसमें कि आप स्ट्रेच करते हैं। ओवरवेट जो होता है वो अगर आप कभी भी कॉम्प्लिकेशन के साथ एसोसिएटेड है तभी अगर होता है, सिर्फ ओवरवेट डायरेक्टली आपको ओवरवेट नहीं होगा। हर लेडी, हर प्रेग्नेंट वुमेन ये ओवरवेट से हमेशा से गुजरती है। बट अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी अगर अच्छा है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, आप उतना वॉकिंग करते हैं, आप अपना काम रेगुलरली कर रहे हैं, या अपना योगासन के लिए आप उतना समय निकाल रहे हैं, तो इतना ओवरवेट जितना होना चाहिए वो नहीं होता है। और जो पीरियड में वेट गेन होता है, वो वेट जो गेन होता है वो बेबी का ग्रोथ का एक्चुअल में वेट गेन है, वो डिलीवरी के बाद फिर कम भी हो जाता है। तो वो जो गेन होना चाहिए वो बच्चे का वेट का जो है एक्चुअल में गेन होना चाहिए। सो बेटर है जितना हो सकता है आसन करे, मॉर्निंग जितना हो सकता है न्यूट्रिटिव चीज का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करे, अच्छे खाना खाए, और पेरेंटल एडवाइस जो भी देते हैं उसका भी इस्तेमाल अच्छा से कर ले, ये इम्पोर्टेंट है। तो उसमें क्या है, अगर आप सर्कुलेशन का भी बात करें वो भी नॉर्मल हो जाता है, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा से होता है, जो भी हम खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट होने में मदद करता है। जी हाँ, अगला मैं वही पूछने वाली थी मैम, क्योंकि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी बहुत होता है, तो इसके लिए ऐसे मतलब जैसे आपने कहा अभी वॉकिंग करना चाहिए, थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, तो ये करने से क्या ये प्रॉब्लम्स जो भी है इंडाइजेशन का या फिर ब्लड सर्कुलेशन का वो कंट्रोल हो पाएगा? कि डाइजेशन में क्या हो जाता है, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करते हैं तो हर प्रेग्नेंट लेडी कॉन्स्टिपेशन को, मतलब मोशन 2-3 दिन हो गया या 1 हफ्ता हो गया मेरा मोशन पास नहीं हुआ, वैसे कंप्लेन लेके हमेशा आती है। तो अगर आपके बॉडी में फाइबर इनटेक का कमी है और वाटर इनटेक का जो अगर कमी रहता है तब ये प्रॉब्लम हमेशा होता है। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप एप्पल खाइए, ये कोई भी फल से, ऐसा एक पर्टिकुलर फल या फ्रूट को तो मैं मतलब एडवाइस नहीं करूंगी, कोई भी फल आप खाइए, अच्छा मात्रा में खाइए, जैसे कुकुम्बर हो गया, सैलेड बना दिया आपने, सारे फल को उसमें ऐड कर दिया, फिर यू कैन हैव इट। वाटर इनटेक कितना करते हैं वो बहुत एसिमुलेट होना, हमारे बॉडी में जो हम खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में एसिमुलेट हो रहे हैं वो भी देखना। तो वाटर इनटेक कितना होता है, बहुत टाइम में ऐसा लगता है स्पेशली रेनी सीजन में कि हम बहुत यूरिनेट कर रहे हैं, बट ऐसा हो, इसका वजह से ऐसा लगता है कि हम बहुत वाटर इनटेक लिए हैं, बट ऐसा होता नहीं है। हम इसीलिए मैं ये एडवाइस करूंगी कि हमेशा अगर पानी बॉटल में पीते हैं तो 3 बॉटल भर के रखिए और चेक करिए सुबह से लेकर शाम तक आपने उतना बॉटल पानी पिया है कि नहीं। अगर मैं 3 एडवाइस करूंगी तो एटलीस्ट आप 2.5 तो पियेंगे। अगर बॉटल का हिसाब समझ नहीं आता तो प्लीज आप 8 ग्लास ऑफ वाटर लीजिए। वाटर का मतलब ये नहीं कि आप प्योर वाटर ही ले रहे हैं, आप छाछ ले सकते हैं, डाब पानी ले सकते हैं, ऐसा जीरा पानी ले सकते हैं। किसी को भी पेट दर्द का भी प्रॉब्लम होता है वो अजवाइन को थोड़ा सा बॉयल वाटर में मतलब हॉट वाटर में उबाल के भी ले सकते हैं। इस तरह अल्टरनेटिव सोर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर वाटर ही आप इस तरह इंटेक करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो आप इस तरह अल्टरनेटिव सोर्स का लेते हैं तो वो भी बहुत हेल्पफुल है। एंड द अदर थिंग इज पानी मत लीजिए। और दूसरा बात है, अगर 1 लीटर का पानी अगर मैं आपको एडवाइस करती हूँ प्लीज पी लीजिए, तो क्या होता है आपका ब्लैडर एक साथ फिल हो जाता है, तो आपको बार बार यूरिन करना पड़ेगा, बिकॉज एक बार फिल हो रहा है फिर आप यूरिनेट करोगे, फिर सेकेंड बार फिल होगा फिर यूरिनेट करोगे। इसमें क्या हो जाता है, जब पानी को हमेशा 15 मिनट्स में पीजिए, थोड़ा देर पीजिए, थोड़ा थोड़ा देर पीने में क्या होता है ब्लैडर एक ही साथ फिल होता है, तो आपको यूरिनेट करने में भी बार बार जाना नहीं पड़ेगा, उससे इंसान इरिटेट नहीं होता है। क्या हो जाता है, हमेशा पेशेंट का क्या कंप्लेन रहता है कि मैम हमेशा मुझे टॉयलेट जाना पड़ता है, ये एक समस्या रहता है। जी। तो इट इज अ टेक्निक्स हाउ यू आर टेकिंग इट एंड हाउ यू आर फॉलोइंग इट। अगर आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी लीजिए, बट अगर इस तरह एक अल्टरनेटिव लिक्विड फॉर्म में अगर कुछ लेते हैं, जूस ले सकते हैं जो नेचुरली आप बना सकते हैं, या मतलब लेमन जूस हो गया या मतलब ऑरेंज जूस हो गया जो घर में बना के भी पी सकते हैं। इस तरह लिक्विड का इंटेक आप ज्यादा मात्रा में करिए, जो आपको भी लगे नहीं कि मेरा बहुत ज्यादा मैं या मतलब पानी पी रहा हूँ, एंड आपको बार बार यूरिनेशन में भी बहुत दिक्कत नहीं होता है। एंड जब हम यूरिनेशन का बात करते हैं प्रेगनेंसी में, ये एक हमेशा से प्रॉब्लम होता है कि बार बार यूरिनेट करने लग जाते हैं, मतलब बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है, ये एक हमेशा से रहता है।
तो बेटर एडवाइस ये है कि जितने आप पेल्विक फ्लोर मसल के स्ट्रेंथनिंग के लिए योगासन करेंगे उतना आपका जो पेल्विक मसल है स्ट्रेंथन रहेगा। अच्छा। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग छींकने पे भी यूरिन ड्रिप हो जाता है या मतलब खांसने पे ड्रिप हो जाता है, वो चीज में आप ये डिफिकल्ट फेस नहीं करेंगे क्योंकि आपको वो जो मसल है वो इतना बड़ा वेट बेयर कर रहा है जो आपका यूरिनरी ब्लैडर को पुश कर रहा है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि यूरिन ड्रिप हो जाता है। सो बेटर है आप जितना उस पर फोकस करके पेल्विक फ्लो को स्ट्रेंथन करेंगे उतना आपके लिए यूरिनेशन कंट्रोल करने में भी मददफुल रहेगा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जी जी ज़रूर। तो अभी तो हमने बात किया कि कैसे उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है डाइट से और योग से, वॉकिंग से। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि एंटीनेटल केयर में कौन से टेस्ट, मेडिकल टेस्ट कराए जाते हैं और इसे थोड़ा विस्तार से बताइएगा मैम हमें। जी, जैसे कि एंटीनेटल केयर जैसे जहाँ से शुरू हो गया है, आपको अभी कंफर्म करना है तो सबसे पहले हम एक किट, प्रेगनेंसी किट लेते हैं। अच्छा। ये किट हमारे घर में भी, फार्मेसी में भी अवेलेबल है। तो मैं बेसिक से बोलना चाहूंगी। जी जी। तो वो टेस्ट से आप टेस्ट करके देख सकते हैं, यूरिन को डाल के देख सकते हैं। अगर 2 उसमें स्टिक आता है तो मतलब है प्रेग्नेंट है। बट फिर भी हम हॉस्पिटल में यूरिन सैंपल के थ्रू इसको चेक करके देखते हैं कि ये प्रेगनेंसी है कि नहीं है। उसके बाद यूरिन सैंपल, फिर एचबी सैंपल। एचबी में मतलब क्या आता है, कितना ग्राम हमारे पास खून है, जो खून है वो सफिशिएंट है कि नहीं, कि बहुत सारे फीमेल को बहुत कम खून रहता है। फिर ग्रुपिंग किया जाता है। ग्रुपिंग का मतलब है कि मेरा ब्लड ग्रुप का क्या नाम है। जैसे कि अगर सोचिए मेरा ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है, मेरे हस्बैंड, मेरे पार्टनर जो होंगे उनका क्या नाम है। तो ये करना जरूरी है क्योंकि इमरजेंसी में जब 9th मंथ में जब डिलीवरी के टाइम आ जाता है तो उस टाइम में इमरजेंसी में हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे या इमरजेंसी में कभी छूट भी जा सकते हैं। तो ये सब टेस्ट जो है अर्ली स्टेज में ही किया जाता है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है, कोई भी महिला प्रेग्नेंट है, तो फिर ग्रुपिंग किया जाता है कि अगर इमरजेंसी में ब्लड का जरूरत पड़े तो पहले से ग्रुपिंग करके रख लेते हैं। फिर टेस्ट किया जाता है डायबिटीज के लिए कि उनको इनिशियल स्टेज में कोई डायबिटीज है कि नहीं। फिर बीपी चेक किया जाता है। फिर ये सब सारे टेस्ट हमारे साथ आते हैं। इवन एड्स का कोई टेस्ट हो, ये भी टेस्ट हम करते हैं ताकि एक अगर जो भी महिला प्रेग्नेंट है उनको एड्स हो तो वो कहाँ से आया है, शायद उनको पार्टनर को भी एड्स है। तो बहुत सारे टाइम में क्या हो जाता है, पहले से अगर उनको नहीं भी पता है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में टेस्ट में पता चल जाता है, तो फिर वहां से वो डायग्नोसिस होकर ट्रीटमेंट भी शुरू कर सकते हैं। तीसरा, ये तो इनिशियल स्टेज में जो टेस्ट हो गया। इसके बाद क्या हो जाता है, हम मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एंटीनेटल चेकअप एवरी मंथ होता है। अच्छा, एवरी मंथ का चेकअप में क्या हो जाता है, अगेन गो विथ यूरिन टेस्ट करते हैं जिसमें कैसा सैंपल्स कैसे हैं, आपके एचबी लेवल कैसे हैं, हीमोग्लोबिन कंटेंट सब कैसा है वो चेक करते हैं। फिर क्योंकि हर बार यूएसबी हमारे चेक करना पड़ते हैं, इसलिए चेक करते हैं। फिर हमारे हार्ट बीट, पल्स रेट, इवन बीपी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बीपी रेज हो जाता है, फिर किसी को गिर जाता है, वो कंट्रोल में है कि नहीं। फिर वेट चेक किया जाता है। ये जो बेसिक जो वाइटल्स है वो चेक करते हैं। वेट इसीलिए चेक किया जाता है क्योंकि जैसे आप प्रेग्नेंट है वो इनिशियल स्टेज में आपका जो वेट है वो उससे नीचे नहीं आना। तो आपको ग्रो होना इसका मतलब है आपका फीटल डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। जी जी। तो वो ग्रोथ कैसा हो रहा है, इसीलिए हमेशा वेट को भी नापा जाता है। ये जो टेस्ट है, फिर अल्ट्रासाउंड का टेस्ट होता है, उसके लिए पर्टिकुलर वीक होते हैं, वो वीक में टेस्ट करते हैं। इससे छोटे छोटे टेस्ट आके एवरी मंथ, फिर एवरी मंथ को उसको रिपीट किया जाता है कि अगेन आप आइए, आपका एचबी कितना रेट है, आपका वेट कितना है, आप सही सलामत से कैल्शियम मेडिसिन या विटामिन डी का जो मेडिसिन जो होते हैं, या मतलब आयरन टैबलेट, खून बढ़ाने का मेडिसिन हम सही सलामत से ले रही कि नहीं, फीटल ग्रोथ कैसा हो रहा है, ये सब चीज देखते हैं। फिर एक टेस्ट होता है एल्यूमिनस स्कैन जिसे कहते हैं, जो आके 18 to 22 वीक्स के बीच में करते हैं। ये करने का मेन मकसद क्या है कि बच्चे के जो ब्रेन डेवलपमेंट कैसा है, ये अच्छे से हो रहा है कि नहीं, कोई चेंजेस है कि नहीं है, डाउन सिंड्रोम्स या ऐसा कुछ प्रॉब्लम बच्चे को है कि नहीं, ओवरऑल बच्चा कैसा है, ये देखने के लिए भी स्कैन किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड में बच्चे का हार्ट रेट कैसा है, कैसा मूवमेंट हो रहा है बच्चा का, अच्छा सा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, बट ये पर्टिकुलर वीक्स में, ये हफ्ता, ये महीना में बच्चा का कितना ग्रोथ होना चाहिए और कितना हो रहा है, वो सब चीज भी हम ये स्कैन्स के थ्रू देख सकते हैं। जी हाँ जी। यही थिंग लास्ट तक चलता है, मतलब जितना हो सकता है
कॉमन टेस्ट ही होते हैं। हम एवरी मंथ प्रेग्नेंट लेडी को बुला के अप्रोच करने का यही मकसद है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हम लोग इजीली डिटेक्ट करके उसको वहीं पे हम लोग सॉर्ट आउट करें। अच्छा। ताकि अगर पता चले एक फर्स्ट मंथ आई प्रेग्नेंट लेडी, उसके बाद कभी नहीं आई, तो फिर डिटेक्ट करने में भी हमें दिक्कत होता है। इसीलिए ये सारे स्मॉल टेस्ट करना आवश्यक भी है और करते भी हैं। जी, तो डॉक्टर नंदिनी, हम बात कर रहे थे कि कैसे हम डिफरेंट स्टेजेस को हम लोग देखते हैं। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि ये सारे चेकअप्स होते हैं, तो गर्भास्थ शिशु को इससे क्या लाभ होता है? जैसे ये अभी फीटस के बारे में बात करते हैं, शिशु के बारे में बात करते हैं। इसमें अगर कोई भी टेस्ट को जितना ज़रूरत है उतना ही करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर अब सोचिए, अगर अल्ट्रासाउंड ऑफ डे एवरी मंथ करने लग जाते हैं या मंथ में भी 2 बार करने देते हैं, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ज़रूरत नहीं है। उस तरह में क्या होता है, जो रेडिएशंस क्रिएट होते हैं ऐसे एक्सरेज में, ऐसे इन्वेस्टिगेशंस में, वो आके शिशु को में फिजिकली और मेंटली हार्म होने की चांसेस है। तो बेटर है कि मतलब जितने भी इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही करिए। स्पेशली जब डॉक्टर कहते हैं जितना प्रिस्क्राइब करते हैं उतने ही करिए। अपने से जितना ज़्यादा करने जाएंगे उसका जो रेडिएशन है वो भी आपके चाइल्ड पे या फीटस पे भारी पड़ेगा। जी, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एंटीनेटल केयर के बारे में, तो इससे हम जो चेकअप्स की बात कर रहे हैं, हमें उससे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पहले ही पता चल जाता है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइएगा। प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जैसे आप पूछ रही हैं जी, जैसे कि हम एंटीनेटल में बुलाते हैं, हमारे बुलाने का मेन मकसद क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन वो प्रेग्नेंट लेडी फेस करे तो वही में रूल आउट कर दे। क्योंकि जैसे कि सोचे किसी का भी नॉर्मल HB लेवल 11 से 13 के बीच में होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। कभी कभी किसी का 9 हो जाता है, 8 हो जाता है। तो वो चीज को ओवरकम करना है अर्लियर स्टेज, इसीलिए हम आयरन टैबलेट देते हैं, फिर उनको डाइट एडवाइस देते हैं क्या क्या खाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये तो एक स्मॉल इवेंट हो गया जिसमें हम HB हो गया, खून का क्या रेट है वो हम पता कर लिए। सर बहुत सारे जो हो जाते हैं जिसमें हाइपरटेंशन, BP हो जाता है, प्री एक्लैम्सिया जिसे हम कहते हैं। इस स्टेज में क्या हो जाता है, जैसे कि अगर BP बहुत रेज हो जाता है, स्पेशली 5 to 7 मंथ्स के बीच में कभी ऐसा हो जाता है, बहुत रेज हो जाता है। अगर हम रेगुलरली BP चेकअप नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, वो कॉम्प्लिकेशन में लेके आ जाता है। फिर उनको प्री एक्लैम्सिया में कॉम्प्लिकेट एक केस हो जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है, अगर हम नॉर्मली अगर उनको डिटेक्ट कर लेते हैं अर्ली स्टेज में तो हम मेडिसिन दे सकते हैं ताकि वो कंट्रोल रखे। योगासन से हम ब्रीदिंग टेक्निक सिखा सकते हैं। बहुत सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स ऐसे हैं जो BP, ब्लड प्रेशर, अस्थमाटिक पेशेंट है वैसे में कम करने में या मतलब कंट्रोल में रखने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और गेस्टेशनल डायबिटीज है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल हाई हो जाना, वैसे केस को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो आके प्रेगनेंसी के दौरान बहुत महिलाएं फेस करती है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एवरी मंथ एंटीनेटल चेकअप में बुलाते हैं। हम अगर सोचिए 3 बार ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी में, अगर 3 बार बुलाते हैं, इन बीच में अगर ये कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जब BP रेज हो जाता है और पेशेंट को उसके बारे में कोई इतना जानकारी नहीं है, तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन में बच्चे और माँ को दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारा मकसद क्या है, बच्चे भी सेफ रहे, माँ भी सेफ रहे, दोनों का जो जीवन है हमारे लिए बहुत मूल्य है। तो इसीलिए हमें हर महीना ये प्रैक्टिस को कराते हैं ताकि वो एक रेगुलरली हैबिट बन जाए कि नहीं, मुझे एक चेकअप इस मैंडेटरी है मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए, ताकि कुछ भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ जाए या कॉम्प्लिकेशन हो जाए या मतलब मेडिकल इमरजेंसी आए, उसको हमें इमीडिएटली ऑन द रूट कॉज निकाल के उसको हम ठीक करें या मतलब डायग्नोज करके ट्रीटमेंट दे सके। इसीलिए हम कॉम्प्लिकेशंस को हमेशा से अवॉइड करने के लिए एंटीनेटल चेकअप्स के लिए बुलाया जाता है। जी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि चेकअप्स की, तो एंटीनेटल जो केयर पीरियड होता है इसमें डाइट प्लान क्या होनी चाहिए, क्या क्या अवॉइड करनी चाहिए, कुछ ऐसे इंक्लूड करना चाहिए क्या? हाँ, मतलब प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को सब कुछ खाने का मन करता है, तो बेटर है कि आप सब खाइए, बट कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो चीज लोग
अवॉइड करने बोलते हैं, जो बहुत हीट विच कॉजेस सो मच ऑफ हीट टू द बॉडी, स्पेशली हम पपाया अवॉइड करने बोलते हैं, बट इट इज नॉट अवॉइड करने इसलिए बोलते हैं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ पपाया या ह्यूज अमाउंट ऑफ जैक फ्रूट आके आपको शिशु को थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, इसीलिए बोला जाता है। अच्छा। बट अगर जनरली अगर आप सैलड बनाते हैं उसमें 2 पीस ऑफ पपाया खा लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम या नुकसान नहीं देता है। ये एक मिसकॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे पेशेंट मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि मैम टोमेटो मतलब आलू जो खाते हैं, आलू खाने की वजह से बच्चा मोटा हो जाता है। अच्छा। इससे ऐसा कुछ भी नहीं है, मिसकॉन्सेप्ट है, वो सब चीज का भी ध्यान देना चाहिए जी। और हम बेसिकली मतलब बच्चे मदर की वेट कैसा गेन करे, बहुत सारे लोग हाइपोथायराइडिज्म हो जाते हैं, तो क्या क्या चीज का क्रूसीफेरस वेजिटेबल जैसे होते हैं कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, ऐसे चीजों का सब्जी का सेवन ना करें, वैसे चीज को अवॉइड करने की सजेशन देते हैं। और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए डेट्स का इस्तेमाल या मतलब पोमोग्रेनेट अनार का इस्तेमाल, या सबसे सस्ता जो है सजना फली का बाजी, सजना फली जो घर पे भी मिल सकता है, वैसे चीज़ों का सेवन करने का एडवाइस करते हैं। अच्छा। जो चीज़ बहुत हेल्पफुल है, जैसे अगर किसी को पेशेंट प्रेग्नेंट लेडी को बीटरूट होता है, जो बीटरूट आके हाइपरटेंशन या बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है, तो वैसे चीज़ों को एक डाइट प्लान के अनुसार करते हैं। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि बहुत फ्रीक्वेंटली भूख लगता है, रात को भी भूख लगता है, इवन आप अगर ऐसे हैं तो रात का खाना या डिवाइड करके खा सकते हैं, जो लंच में अपने कर लिया, सुबह उठ के एक जूस पी लिया, लेमन हनी ऐसा कुछ पी लिया, ब्रेकफास्ट किया, फिर आप ब्रंच के टाइम मतलब लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जो टाइम होता है उस टाइम में भी कुछ सेवन कर सकते हैं। वैसे उनका डाइट होता है जिसमें उनको सही माध्यम से उनको पोषण का आहार में कोई कमी ना हो, हर जितना भी होता है न्यूट्रिटिव बैलेंस जितना होना चाहिए सब कुछ उनको सही सलामत सही प्रॉपर चैनल में उनको मिले, इस चीज़ का कमी ना हो। स्पेशली इवन मिनरल्स जो होता है, विटामिन मिनरल्स जो होता है वो भी उनको सही तरीके से मिले, और ताकि उनका डाइजेशन अच्छा सा रहे और एसिमिलेशन और मेटाबॉलिज्म में कोई कमी ना हो। इसीलिए उनको डाइट प्लान हमें बना के देते हैं जो इस सब कुछ को चीज को मतलब सारे कॉम्प्लिकेशन प्लस पॉइंट क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चेंजेस उन पे फील करते हैं, वैसे चीज को रख के ही हम डाइट प्लान उनको बना के देते हैं। अच्छा, तो गर्भवती महिला को कौन कौन से मिनरल्स और विटामिन्स की जरूरत होती है थ्रू आउट और आफ्टर भी? से ऐसे हम पर्टिकुलरली नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि देखिए कभी कई कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो जाता है कि विटामिन B3 सब अगर स्पेशली इफ यू आर कम्प्लीटली वेजिटेरियन तो वैसे केस में क्या हो जाता है कि विटामिन B3 का कमी हो जाता है। अच्छा। तो फिर बाहर से इंटेक लेना पड़ता है। विटामिन B3 अच्छे सोर्स है जो मेनली हमें नॉनवेज में ही मिलता है। अच्छा। तो हम ये स्पेसिफाई करके नहीं बोल पाएंगे कि ये क्या क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ऑल द सोर्सेज आर इट इज बेस्ड ऑन द बैलेंस डाइट, इसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट, कि आप सब कुछ सेवन करिए बट सब कुछ ऐड कर लीजिए। मतलब वो जो बोलते हैं खट्टा मीठा हो जाता है, कड़वा हो जाता है, सबका सेवन अच्छा माध्यम से करिए, प्रॉपर चैनल से करिए, तो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। कि इसमें ऐसा नहीं कि आप एक चीज को काट दे या मतलब ज्यादा खाए, वैसा नहीं खा पाएंगे आप। प्रॉपर चैनल में ये चीज को पर्टिकुलरली आप फोर्स करके नहीं खा पाएंगे, तो बैलेंसली सब कुछ को ले लेंगे बेटर होगा। जी, तो नॉर्मल डिलीवरी की जब हम बात करें, नॉर्मल डिलीवरी में योग कितना इफेक्टिव है? हमारा जो मेन फोकस रहता है, मैंने बोला है कि उसमें फीटल डेवलपमेंट और मदर का जो फिजिकल चेंजेस है उस पे ही ज्यादा फोकस रहता है। तो हमारा जो मेन है कि मसल को स्ट्रेंथन करना, पेल्विक फ्लोर मसल को जितना हम स्ट्रेंथ करके रखेंगे, साथ ही साथ में जितना हमारा ये है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन की तरफ हम ना जाए, तो उसी लिए हम क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, लेबर पेन कम करने वाले एक्सरसाइजेस जितना हो सकते हैं सिखाते हैं, ताकि अगर पेन ज़्यादा है तो पेन की एंजाइटी से लोग आके सिजेरियन को अपना एक चॉइस ले लेते हैं। तो अगर पेन को सहने का जो क्षमता है ज़्यादा बढ़ाते हैं, एंजाइटी लेवल को कम करता है, एक फियर आ जाता है, जैसे कि डिलीवरी आने का एक समय आ जाता है, अंदर से एक एंजाइटी हो जाता है, एक फियर हो जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। वैसे चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके करने पे क्या हो जाता है, आपका जो पेल्विक फ्लोर मसल जो है एक्सपैंड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी लेवल बढ़ता है, और इवन लेबर पेन भी कम करते हुए आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए मदद करता है। अच्छा जी,
तो अभी हमने नॉर्मल डिलीवरी की बात की है, बहुत बार ऐसा होता है कि मूड स्विंग्स की वजह से रात को नींद नहीं आती है या फिर अनइवन स्लीप पैटर्न बन जाता है, तो क्या योग आसन से, मेडिटेशन से नींद को भी पूरा किया जा सकता है? डेफिनेटली, जैसे कि नींद का बात अगर हम करते हैं तो ये बहुत कॉमन होता है। एक तो दो रीजन की वजह से, एक तो नींद डिस्टर्ब होता है, एक तो बार बार यूरिन जाने की वजह से नींद डिस्टर्ब हो जाता है, नहीं तो मतलब कोई सोच विचार के बारे में, कुछ चीज के बारे में डिस्टर्ब है तो भी हमारा नींद खराब हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशन में क्या होता है कि हम जितना ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो कम होता है और नींद का जो साइकिल है वो इम्प्रोवाइज्ड हो जाता है। और भूख लगने की वजह से भी नींद खुलने का चांसेस बहुत सारा समय है। तो हम अगर प्रॉपरली फाइबरस फूड, ऐसा कोई फूड खाइए जो फूड स्प्राउट्स हो गया, जैसे कि हम लोग कोई भी ग्रीन ग्राम को रात को उबाल के रख के सुबह उसको स्प्राउट बना के खाते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे बार बार ऑफन भूख लगने में नहीं प्रमोट करता है, कम भूख लगता है। और वो चीज को भी आप हेल्प कर सकते हैं, जो मतलब बहुत अगर फ्रीक्वेंटली आपको भूख नहीं लगता, कम भूख नहीं लगता इन द सेंस फ्रीक्वेंटली भूख नहीं लगता, सो वैसे चीज को सेवन करने पे क्या होता है, आपका जो नींद का जो अदर फैक्टर्स जो भी है, जैसे कि बार बार यूरिन हो जाना या मतलब ज्यादा भूख लग जाना, वो फैक्टर्स हट जाते हैं और आपको जो नींद का जो पैटर्न है वो कम हो जाता है, अच्छा से आप सो सकते हैं और नाइट स्लीप जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, अच्छा से इम्प्रोवाइज हो जाता है। जी हाँ, तो जैसे हम सुनते हैं कि बटरफ्लाई आसन, ये सारे आसन हैं, तो कौन से स्टेज में ये आसन करने चाहिए? जैसे हमने तो बात की स्टार्टिंग स्टेजेस की, तो डिलीवरी के जब स्टेज आते हैं 8-9th मंथ, वो टाइम में कौन से आसन करने चाहिए? डेफिनेटली बटरफ्लाई आसन जो हो गया, स्क्वैटिंग प्रैक्टिस जो हो गया, ये सारे प्रैक्टिसेस को डेफिनेटली करना चाहिए। और ये सारे हमें, जैसे कि ये बटरफ्लाई प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस हम इनिशियल स्टेज में ही कर सकते हैं वो, ये प्रैक्टिस स्पेशली हम 4th to 5th मंथ के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। ये करने का मतलब ये है कि हमारे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, स्ट्रेंथन हो जाए हमारी मसल, और मतलब ज्यादा हमें स्ट्रेन ना हो। बहुत सारे लोग नीचे नहीं बैठ पाते डिलीवरी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ये सारी चीज हम इसलिए सिखाते हैं कि जितना हो सकता है, अगेन एंड अगेन हमारा मेन मोटिव है नॉर्मल डिलीवरी, तो ऊपर नीचे नहीं बैठ पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो इस तरह एक्सरसाइज क्या आता है, हमारे मसल को सबसे पहले तो स्ट्रेंथन भी करता है, साथ ही साथ में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है और पेल्विक फ्लोर मसल को हमेशा एक पोजीशन में रखता है ताकि पोस्ट डिलीवरी भी आपको वो मसल स्ट्रेंथनिंग का लूज ना हो सके या कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेट ना आए। तो ये सारी प्रैक्टिसेस आपको हेल्पफुल रहेगा। जी, तो ये सारे प्रैक्टिसेस के बारे में हम बात करें, बट हम ये जानना चाहेंगे गेस्टेशन डायबिटीज क्या होता है, इसके बारे में कुछ हमें बताइएगा। गेस्टेशनल डायबिटीज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है प्रेगनेंसी में। बहुत कॉमन चीज है और बहुत लोग उसको मतलब बहुत डर भी जाते हैं। अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन है और आपको कभी भी शुगर हाई हो जाता है जी, तो अगर नॉर्मल रेंज से, जैसे 70 to 100 के बीच में होता है खाना खाने से पहले, और बाद में 140 के अगर से ज्यादा होता है, वो स्टेज को ही बोलते हैं। अगर शुगर लेवल बढ़ जाता है नॉर्मल रेंज से, उसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। ये स्पेशली 4th to 5th मंथ या 5th to 6 मंथ के चेकअप में जो हम मेडिकल एंटीनेटल चेकअप के लिए जाते हैं, उसके दौरान ये होता है और इसके लिए हमेशा से कॉशन होना चाहिए। बट इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट है जिसमें हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं जिसे हम, उसे करने बोलते हैं, जिसमें पेशेंट अगर आते हैं तो उनको एक बार ग्लूकोज का थ्रू ग्लूकोज पिला के हाफ एन आवर के बाद भी टेस्ट किया जाता है कि उनका बॉडी में ग्लूकोज लेवल कैसा है। इसके ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज है, इसके टेस्ट भी वेरीज है, बहुत सारे टेस्ट इसके लिए कराया जाता है। बट हमारा मकसद ये है कि ये सच में पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं। अगर डायबिटिक है तो उसका जो असर बच्चे पे ना जाए, इसीलिए वो कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए इनिशियल स्टेज में ही हम उसके लिए मेडिसिन दे देते हैं, या मतलब जो प्रैक्टिसेस भी करना है योगासन वो भी सिखा देते हैं ताकि उनको जो ग्लूकोज लेवल है वो एकदम कंट्रोल्ड में रहे। और इसमें डरने की कोई बात नहीं कि जैसे आपका डिलीवरी हो जाता है, अगेन आप जब फिर से चेक करने लगते हैं तो आपका जो ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है, शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है, आप डायबिटिक नहीं रहती है।
बट इसको जैसे आपको समझ आता है कि थ्रू द प्रेगनेंसी आपको शुगर लेवल हो गया, आप डायबिटिक है, तो पेशेंट क्या हो जाता है, बहुत पैनिक हो जाता है, डर जाता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं, बट जरूर कॉशन होना है, मतलब आप सतर्क रहना, और इसके लिए जो भी चीज की जरूरत है वो चीज के लिए आप जरूर यू हैव टू वर्क आउट एंड, और जितना हो सकता है लास्ट तक, मतलब डिलीवरी तक, इसके लिए आप प्रिपेयर भी रहिए, और उसके लिए अच्छा सा सेवन करना खाने का, एक्सरसाइज जो होता है, ये योगासन जो होता है, मेडिटेटिव टेक्निक्स, ये भी उसका असर हो सकता है कि ये प्रॉपर मेडिटेटिव टेक्निक्स या प्रॉपरली आपने कहीं से सीखा नहीं, कहीं से भी कर लिया, वो सब चीज का मिस होता है, तब भी आप डायबिटिक के शिकार हो सकते हैं, या आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है, तब भी आप आके प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेटर है कि गेस्टेशनल डायबिटीज का केस अगर आपको है, मतलब अब एक ऐसे केस है, तो आप प्लीज डरिए मत। ये तो अगर जैसा डिलीवरी हो जाता है, आपका नॉर्मल शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल हो जाता है, तो आप इसको ओवरकम करके आ सकते हो। बट फ्यूचर में आने की चांसेस है, फॉर एग्जाम्पल 40 प्लस हो गए हैं, ये 45 प्लस में आने का चांसेस है, बट वो इट इज डेफिनेटली डिपेंड कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप उसको कैसे ओवरकम करके आते हैं पोस्ट डिलीवरी ऑल्सो। ये बच्चे को भी इफेक्ट नहीं करता है, डेफिनेटली बच्चे को इफेक्ट नहीं करता है। सो इसमें इसके लिए जो मेडिसिन दिया जाता है अगर हॉस्पिटल से, तो उसको अवॉइड मत करिए, डेफिनेटली खाइए। अगर आप उसको ठीक से प्रॉपरली नहीं करते हैं कि नहीं उसका असर पड़ता, देन वो बच्चे को असर होने का चांसेस है। और ये एक बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, जैसे प्री एक्लैम्सिया, मतलब हाइपरटेंशन, मैंने इसके पहले भी बोला कि बीपी का रेज हो जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये सब स्टेज में क्या हो जाता है ना, पेशेंट पैनिक हो जाता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ सही हो रहा है कि नहीं, मैं इसको कैसे ओवरलैप कर सकता हूँ, क्या इसका इफेक्ट मेरे बच्चे पे जाएगा। ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए है ये, अगर और फिजिकली और मेंटली हम ज़्यादा वीक हो जाते हैं, अगर वो स्टेज में हम अपने आप को स्ट्रांगली बना के रखते हैं, ये मतलब इजी गोइंग करते हैं, मतलब थोड़ा सा ब्रीदिंग पैटर्न से अपने सोच विचार पे थोड़ा परिवर्तन लाते हैं और अपने स्ट्रांग रहते हैं, तो इसको डेफिनेटली ओवरकम करके आ सकते हैं। आजकल गेस्टेशनल डायबिटीज बहुत ज़्यादा कॉमन है, और गेस्टेशनल डायबिटीज से ओवरकम करने के लिए ही हम बोलते हैं कि इनिशियल स्टेप से आप योगा करते आइए, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन पे आप एक कारण ना हो जाए या आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए। इसलिए हम इनिशियल स्टेज से जितना हो सकता है हम योगा करने के लिए सजेस्ट या एडवाइस करते हैं। जी, जैसे आपने कहा इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करना चाहिए, तो ये क्लासेस के लिए भी आपको पहले एक डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है, फिर उसके बाद ही यू हैव टू स्टार्ट। हाँ, जैसे कि नॉर्मल योगा क्लासेस होते हैं, उसका भी मैं यही सजेस्ट करूंगी, प्रेगनेंसी के लिए भी मैं यही सजेस्ट करूंगी, जब भी आप योगा क्लासेस करने चाहते हैं तो एक थ्रू प्रॉपर चैनल या कोई इंस्ट्रक्टर हो या कोई डॉक्टर से ही आप सीखे, जो इसके बारे में स्पेशली ज्ञान हो उनको। आपको यूट्यूब देखे या मतलब कोई वीडियोस देखे ना सीखे ये एक बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत प्रीशियस टाइम है आपके लाइफ का। तो आप अगर कहीं से इम्प्रॉपरली कहीं से सीख के कर दिए तो उसका भी प्रभाव बच्चे पे हो सकता है। तो बेटर है कोई अच्छे से ट्रेन जो है उन्हीं के अंडर में सीखना आपके लिए बेनिफिट है। तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, बट सारे वीडियोस आपके लिए मददगार नहीं हो सकते। तो बेटर है कि आप किसी के अंदर में ट्रेन होते हुए करने से क्या है उसका लाभ भी आपको मिलेगा, वो आपको समझा सकते हैं कि क्या चीज के लिए कर सकते हैं, आप क्यों कर रहे हैं, ये करने पे आपको क्या लाभ मिलेगा। ये सब चीज भी हेल्पफुल रहेगा आपको। जी, जैसे आजकल बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है तो स्कूटी भी चलाते हैं जी, तो प्रेगनेंसी के दौरान स्कूटी चलाना कहाँ तक सेफ है या फिर इज इट ओके? जी, जैसे बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हम टू व्हीलर में ट्रैवल कर सकते हैं कि ये कॉमनली चलाने तो फिर सेकेंडरी रीजन हो जाता है। तो बेसिक में आप ट्रैवल कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में करते हैं, इनिशियली स्टेज में थोड़ा सा कॉशन रखना है कि करना चाहिए कि नहीं, हमेशा सबको डर रहता है, जरूर कर सकते हैं, बट ये चीज का ध्यान रखते हैं कि आप जो जगह में रोड चला रहे हैं रोड का स्थिति कैसा है। अगर बहुत ज्यादा गड्ढा है तो वैसे स्टेज में आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो टू व्हीलर में ट्रैवल करना, दोनों साइड, बहुत जन बोल रहे हैं कि लेफ्ट में बैठना, राइट में बैठना, डबल साइडेड नहीं बैठना, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे एक महिला कंफर्टेबल है, आप कोई भी पोजीशन में टू व्हीलर में डेफिनेटली बैठ सकती हैं, बट ये जो बड़े गड्ढे हो गए वो चीज से बचना जरूरी है। नहीं तो आप डबल साइडेड हो, सिंगल साइडेड हो या टू व्हीलर में ट्रैवल करना डेफिनेटली
एडवाइजेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं जी है। जी जी। अगला सवाल भी बहुत सिमिलर सा है। एक्चुअली जो एक्टिव लाइफस्टाइल चल रही है, तो प्रेग्नेंट वुमेन जो काम करती है, लास्ट वीक तक भी काम पर जाती है, देन उसके बाद डिलीवरी पीरियड होता है, ये कहाँ तक सेफ है या फिर ये कहाँ तक सेफ है? बहुत ही ज़्यादा सेफ है, क्योंकि मैं यही सजेस्ट करूंगी जितना आप एक्टिव रहोगे आपका बच्चा भी उतना एक्टिव रहेगा, बच्चे का डेवलपमेंट भी उतना ही होगा और आपके बॉडी में वो लेजीनेस जो है वो नहीं रहेगा। तो बेटर है कि आप अगर वर्किंग हैं और अब प्रेग्नेंट है तो बिल्कुल फील ना करें कि आपको ऑफिस में भी काम करना पड़ रहा है। बहुत अच्छा है कि आपके बॉडी का लेजीनेस चला जाएगा, सुबह उठने के बाद आप एक्टिव फील करेंगे, घर से भी ऑफिस जाके भी काम कर पाएंगे। जितना हो सकता है कि डोंट फोर्स योरसेल्फ टू एन एक्सटेंट, जितना हो सकता है उतना आप काम कर पाएंगे। थ्रू आउट द डे आप एनर्जेटिक रहेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। जब स्पेशली जब घर में रहते हैं तो फिर हम सोचते हैं चलिए हम लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं, बट इसमें क्या है आप अपने आप को एंगेज करते हैं अपने काम से, इतना एसोसिएट कर देते हैं, तो आपको फुल टाइम काम करना पड़ता है, स्पेशली ट्रैवल भी करना पड़ता है। तो क्या हो जाता है आप मतलब एक रूटीन आपने खुद ही सेट कर दिया है जो आके एक हेल्पफुल है, एक वेरी अच्छा है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, ताकि उनको अलग से एक रूटीन ना बनाना पड़े। तो एक अच्छा ही है जो मतलब वर्किंग के साथ साथ वो बाकी चीज़ों को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर दिया उसमें। और एक अच्छा है मेंटल लेवल में आप सोचने में अननेसेसरली सोचने या नेगेटिव होने या एंजाइटी फील करने या डिप्रेशन फील करने या लो फील करने की टाइम भी नहीं मिलता है। तो जितना हो सकता है आप घर में भी एंगेज है, बाहर भी एंगेज है, आप हैप्पी भी फील करते हो, दोस्त लोग से मतलब सेटअप भी हो जाता है, एक गेट टुगेदर भी हो जाता है। तो बेटर है कि आप वर्किंग है तो कभी नहीं। और ऐसे भी जो आपको जो मैटरनिटी लीव भी मिलता है वो भी आप अवेल करते हैं तो 9 मंथ्स के बाद हमेशा से ही कर सकते हैं, जो राइट टाइम ऑफ लीव की जरूरत है। बट इन अ केस इफ कॉम्प्लिकेशन होता है, जब आप डिस्टर्ब फील कर रहे हैं वो स्टेज में आप बीच में भी कभी लेना चाहते हैं तो फिर उसको अवेल कर सकते हैं, या रेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, तो मैम हम अंत में यही पूछना चाहेंगे कि आप अभी जो प्रेगनेंसी पीरियड से गो थ्रू हो रही है उन्हें आप संक्षिप्त में क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कि मतलब सबसे पहले ये है, ये बहुत प्रीशियस टाइम है, आप जितना उसको एंजॉय करोगे आपका थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप हमेशा उसको एंजॉय करेंगे और उसको अच्छा से ले लेंगे। बट अगर आप उसको फोर्सफुली मत लीजिए, जितना हो सकता है पॉजिटिविटी अंदर ही अंदर लाने की कोशिश कीजिए। जितना हो सकता है योगासन करिए, पॉजिटिव सोचिए। कोई भी दिक्कत होता है तो आप जरूर आयुष हॉस्पिटल में भी कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से आके बात कर सकते हैं। कोई या काउंसलिंग की भी ज़रूरत है तो भी प्लीज़ अवेल कर सकते हैं। जितना हो सकता है सही सेवन करिए, जितना पोषण ज़रूरत है उतना उसका आहार का भी इस्तेमाल अच्छा से करिए। स्किपिंग ऑफ मील्स, नहीं खाना खाना, या मतलब बहुत मूड स्विंग होना, ठीक से नींद नहीं होना, ये सब एक सिम्टम रहता है। तो प्लीज़ खाना का स्किप मत करिए। ये पोषण ये आपके लिए आप नहीं खा रहे, आपके शिशु आपके बच्चे के लिए खा रहे हैं, तो खाना टाइम पे खाइए, अच्छे से खाइए, योगासन ज़्यादा मात्रा में करिए, पॉजिटिव रहिए और एंजाइटी में हिम्मत मत हारिए। लास्ट स्टेज में एंजाइटी होने या डिप्रेशन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अपने आप को प्रमोट करिए कि आप कैसे एक वेजाइनल डिलीवरी मतलब नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। यही मेरी सलाह रहेगा। जी डॉक्टर नंदिनी, आप इस कार्यक्रम में और हमें इतने सारे अच्छे टिप्स बताए और एडवाइस दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, आपने देखा कि कैसे हमने प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या करना चाहिए, योग की कितनी बेनिफिट्स है और क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हम ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये सारी बातें हमने देखी। वी होप आप इस सब को ध्यान रखेंगे और ये सारी बातें आप हेल्पफुल रहेंगी। तो बस हम चलते चलते यही कहेंगे कि दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है। तो अगर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है @DDK_Port Blair। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अगले कार्यक्रम के नोटिफिकेशंस मिल सके। दर्शकों, अगर आपको इस कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सुझाव है तो आप हमें ज़रूर लिख भेजें। हमारा पता है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, डिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hopddkportblair@gmail.com। तो स्वस्थ रहिए और स्टे पॉजिटिव। नमस्कार।